Hello everyone, welcome back to our new chapter that is the age of industrialization and welcome you all to our YouTube channel that is Nagin Group of Studies. प्यारे बच्चों, आज हम अपने नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं. वी आर टुडे टू बिगिन आवर चैप्टर दैट इज द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं और दिस इज योर फर्स्ट क्लास फ्रॉम द चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. बट बिफोर स्टार्ट द चैप्टर वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कब बोला जाता है कि ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है. तो हमें एक बार इंडस्ट्रियलाइजेशन के मतलब के बारे में हम जरूर जानना चाहेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या क्या समझते हैं बेटा. एक्चुअल में इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है? इट इज डेवलपमेंट होती है बेटा. डेवलपमेंट होती है जब इंडस्ट्रीज की किसी कंट्री में या रीजन में, और वो वाइड स्केल पर होती है. वाइड स्केल का मतलब ये नहीं कि एक दो इंडस्ट्री ओपन होगी तो आप उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन बोल देंगे, ऐसा नहीं होता. जब किसी भी कंट्री में डेवलपमेंट ऑफ मैनी इंडस्ट्रीज इन ए रीजन विल टेक प्लेस इन वाइड स्केल, then we can say that industrialization will take place बेटा. तो उसको हम इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं. अब एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है तो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के समय के बारे में बात करना चाहेंगे. इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन कब स्टार्ट हुआ था, व्हाट इज द मीनिंग, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है. तो उससे पहले मैं एक बार आपको चैप्टर का थोड़ा आइडिया बताना चाहता हूँ कि चैप्टर में हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में पढ़ने तो वाले हैं, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन से होता क्या है. वैसे तो जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर ही बेटा एक वर्ड छिपा हुआ है दैट इज इंडस्ट्रीज. अब इंडस्ट्रीज इसमें आने वाली हैं, उसका आपको पता है इंडस्ट्रीज एक लार्ज स्केल पर वर्क करने वाली हैं, तो मेरा इंडस्ट्रियलाइजेशन होने वाला है. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन नथिंग एल्स, कुछ नहीं होता, बस सिर्फ डेवलपमेंट होता है इंडस्ट्रीज का किसी कंट्री में या रीजन में ऑन वाइड स्केल पर, दैट इज नोन एज इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं. और इसके इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं? अब आपकी जो इकोनॉमी होती है वो आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज दैट इज एग्रेरियन एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर. आपकी जो प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें आपके किसी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता, उससे आपकी इकोनॉमी शिफ्ट कर जाती है बेटा प्रोडक्शन इनटू मास प्रोडक्शन में बेटा. तो बहुत सारी वस्तुओं का मास प्रोडक्शन का मतलब एक ज्यादा संख्या में आप बोल सकते हो मास प्रोडक्शन होता है, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी आती है आपकी इंडस्ट्रीज में, आपकी इकोनॉमी में. तो किसी इकोनॉमी का प्राइमरी सेक्टर से किसी भी मास प्रोडक्शन में शिफ्ट करना, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होना, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होना, ये सारे आपके इम्पैक्ट होते हैं. इसी को हम इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं. इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या होता है बेटा, अब आप इसको ना अलग अलग तरीके से समझ सकते हो. रूरल आपके किस में चेंज हो जाते हैं, अर्बन में चेंज हो जाते हैं. रूरल पॉपुलेशन जो आपके एंगेज होती है वर्किंग में, अब वो कहाँ जाना स्टार्ट कर देती है, अर्बन में जाना स्टार्ट कर देती है, इंडस्ट्रीज में काम करना स्टार्ट कर देती है. जो पहले एग्रीकल्चर में आपकी एंगेज थी बेटा, अब वो कहाँ जाना स्टार्ट कर देती है, आपकी इंडस्ट्रीज की तरफ जाना स्टार्ट कर देती है. अगर हम बात करें बेटा, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों का उसको इंक्रीज हो जाता है. इंक्रीज होने का मतलब अब टोटली आप जो एग्रीकल्चर के ऊपर या आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज के ऊपर परमिटिव के ऊपर आप बेस करते थे, आप परमिटिव के ऊपर आप बेस नहीं करते. आपकी सब्सिस्टेंस लिविंग में, आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या हो जाता है बेटा, एडवांसमेंट आती है. तो ये सब किसके कारण होता है बेटा, आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण होता है. अगर हम एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, वैसे तो इसमें चैप्टर में हम कंप्लीट पढ़ने वाले हैं, लेकिन अगर मैं बात देखूं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो आगमन है, एज है बेटा, वो सबसे पहले अगर कहीं पे आया था तो बेटा वो ब्रिटेन में आया था बेटा. कहाँ पे आया था बेटा, ब्रिटेन में आया था. तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ग्लोबल ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी बेटा, तो ब्रिटेन एक ग्लोबल ट्रेडिंग एम्पायर के रूप में आया था. तब की बात है मिड 19th सेंचुरी में, और इसके अंडर बेटा नॉर्थ अमेरिका और जो कैरिबियन आइलैंड है, वेस्ट इंडीज वगैरह बेटा, कुछ सारे के सारे आइलैंड से बेटे, ये हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा बेटा कोलोनाइजेशन के बारे में, ये इसकी कॉलोनीज थी बेटा. तो अगर कभी भी एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन बोला जाता है सबसे पहले तो किसका नाम आता है बेटा, ग्रेट ब्रिटेन का नाम आता है. तो ये था आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन जो मैंने आपको बताया कि किसी देश में बेटा, इन एनी कंट्री, the development of industries will take place on a large scale, on a wide scale beta, in that region, in that particular region, that is known as industrialization. Advancement of technology will take place, and due to this advancement of technology, the standard of living of people will increase, and the people जो rural population है will shift to the urban population की तरफ जाना start कर देती है. That is the
प्रोस्पेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें मास प्रोडक्शन होता है, आपकी इंडस्ट्रीज आती हैं, मास प्रोडक्शन करना स्टार्ट करती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्योंकि पहले जब परमिटिव होता तो हैंडीक्राफ्ट्स के ऊपर ज्यादा से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होती है बेटा, छोटे मोटे उद्योग होते हैं जहाँ पे हाथ के द्वारा कुछ चीजों का प्रोडक्शन किया जाता है, तो आपकी परमिटिव होती है, उससे आप शिफ्ट कर कर मशीनों के ऊपर डिपेंड होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो दैट इज नोन एज इंडस्ट्रियलाइजेशन बोला जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूँ आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होता है उसका एक मीनिंग समझ में आया होगा, ये भी पता लगा होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ पर आया, और इसके इम्पैक्ट अगर हम पूछे इसके इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं हमारी इकोनॉमी के ऊपर, तो इम्पैक्ट के बारे में भी हमने देखा भी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो जाता है, जो परमिटिव आप प्रोडक्शन करते हो उसके जगह आप मास प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इस तरीके से दैट इज द चेंज, और लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है। और एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में बात करें तो सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरे विश्व में अगर बात की जाती है तो कहाँ पे आया था बेटा, ग्रेट ब्रिटेन में आया था, जब इसने चीजों का मास प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया था। चलिए आपका चैप्टर स्टार्ट करते हैं इसी के साथ, डेफिनेशन के साथ, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड व्हाट विल बी द नेम ऑफ द चैप्टर, दैट इज द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंट्रोडक्शन आपकी रहेगी क्लास में, इंट्रोडक्शन में देखिए देखिए अब इसको ना हम एक पिक्चर की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे बेटा। तो इसमें ध्यान रखना है कि एक था बेटा, एक पॉपुलर म्यूजिक पब्लिशर थे ईटी पॉल, जिन्होंने एक अपने पिक्चर के द्वारा बेटा, कवर पेज के द्वारा इंडस्ट्रियलाइजेशन को थोड़ा सा समझाने की आपको कोशिश की है। तो उसके द्वारा मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, किस किस तरीके से वो सारी चीजें आती है। तो इस पिक्चर की हेल्प से हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के इंट्रोडक्शन मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में समझेंगे, और उसका इम्पैक्ट देखेंगे बेटा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या सिर्फ प्रोडक्शन तक ही सारी चीजें लिमिटेड रहती हैं, या प्रोडक्शन के अलावा भी कुछ ऐसा होता है कि जिससे हम बोल सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण ये चीजें चेंज हो रही है बेटा। तो देखिए इन 1900 ए पॉपुलर म्यूजिक पब्लिशर ईटी पोल, नाम याद रखना बेटा, 1900 में पॉपुलर म्यूजिक पब्लिशर कौन थे बेटा, ईटी पोल। तो कई बार एमसीक्यू वगैरह में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि म्यूजिक बुक जो थी बेटा उसके जरिए कौन सी पब्लिशर थे जिन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन के डॉन ऑफ द सेंचुरी के बारे में बताने की कोशिश की है, तो दैट इज द नेम ऑफ दैट ईटी पोल बेटा। ए पॉपुलर म्यूजिक पब्लिशर ईटी पोल प्रोड्यूस्ड ए म्यूजिक बुक को प्रोड्यूस किया, दैट हैड ए पिक्चर ऑन द कवर पेज, जिसकी कवर पेज पे क्या थी बेटा, एक पिक्चर थी बेटा। उस पिक्चर में क्या था उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, अनाउंसिंग द डॉन ऑफ द सेंचुरी, डॉन ऑफ द मतलब होता है चेंज हो रहा है बेटा, डॉन ऑफ द सेंचुरी के बारे में बात की थी, दैट इज द पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में बात की थी। क्या था इसमें, as you can see from the illustration, at the center of the picture is a goddess। वहाँ पिक्चर में क्या बेटा है, एक goddess है, like figure, एक फिगर की तरह, the angel of progress। ध्यान रखना बेटा, that is very important, that is very important। क्या है, the angel of क्या है बेटा, progress है बेटा, सॉरी, bearing the flag of the new century, किसके बारे में बता रहा है बेटा, न्यू सेंचुरी के बारे में बता रहा है कि न्यू सेंचुरी में bearing the flag of the new century का फिगर को क्या करती है, न्यू सेंचुरी के बारे में बता रहे बेटा, बेरिंग करता है उसको फ्लैग ऑफ द न्यू सेंचुरी के बारे में। तो इलिस्ट्रेशन में बताया गया है कि गोडेस तो है, पर ध्यान देना बेटा पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर क्या बता रहा है, वो एंजल तो है बट द एंजल किसकी एंजल है वो बेटा, एंजल ऑफ प्रोग्रेस है बेटा, एंजल ऑफ क्या है बेटा, प्रोग्रेस है, बेरिंग द फ्लैग ऑफ द न्यू सेंचुरी, जो नए सेंचुरी का फ्लैग। अब न्यू सेंचुरी क्यों बोला गया है बेटा, डॉन ऑफ द सेंचुरी, चेंज ऑफ द सेंचुरी क्यों बोला गया है, क्योंकि आपकी सेंचुरी जो हो रही है बेटा वो चेंज हो रही है, किसके कारण हो रही है बेटा, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण हो रही है। अब हम उन चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, उन चेंजेस के कारण आपकी नई सेंचुरी का आगमन किस तरीके से हो रहा है, हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। फ्लोटिंग अबाउट बिहाइंड हर द साइन ऑफ प्रोग्रेस, बेटा आप देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन ऑफ प्रोग्रेस क्या होते हैं। किसी भी इकोनॉमी में अगर आपको प्रोग्रेस के बारे में बताना है कि भाई वहां पे प्रोग्रेस हो रही है, तो किस किस तरीके से आप बता सकते हैं कि भाई क्या ऐसी चीजें होती है जिनको देखकर मैं बता सकता हूँ दीज आर द साइंस ऑफ प्रोग्रेस है बेटा। तो साइन ऑफ प्रोग्रेस की जब बात आती है तो उसमें सबसे पहले आता है रेलवे बेटा। देखो रेलवे किससे रिलेटेड है, डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। देखो रेलवे में भी क्या है बेटा, आपका प्रोग्रेस के बारे में बताएगी, क्योंकि रेलवे होगा तो इसके आपके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं बेटा, जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ।
अब रेलवे से क्या एक्सपोर्ट है, सीधा का सीधा किससे इंटरलिंक्ड होता है बेटा, ये ट्रांसपोर्टेशन से लिंक्ड होता है। फिर ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह में आना जाना बेटा। अब मान ले कोई भी व्यक्ति है, मान ले कोई भी इंसान है बेटा, वो कार्य करता है किसी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन में, तो उसे किसी बड़ी फैक्ट्री में वर्क करना होता, तो जो व्यक्ति होते हैं, लोगों को या पीपल्स को वन प्लेस से अनदर प्लेस पर ले जाने का काम भी क्या करती है रेलवे, तो ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करती है। अब जैसा कि हमने रिसोर्सेज में भी पढ़ा था बेटा कि प्रोडक्शन एक जगह पे तो हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो ए मेन टास्क बेटा, वो भी एक मेन टास्क होता है। अब आपने एक प्रोडक्शन तो कर दिया, आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हो गया, लेकिन क्या एक चीज, एक प्रोडक्शन जहां पे होगा, क्या वहीं तक सीमित रह जाता है? नो, दैट इज नॉट इन दैट केस। आपका जो प्रोडक्शन होता है बेटा, उसको आपको डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट रीजन में पहुंचाना पड़ता है, और वो कभी हो पाता है बेटा जब आपके पास क्या अवेलेबल होती है, रेलवे अवेलेबल होती है। तो ये आपकी प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करती। वैसे तो जो रेलवे है बेटा, इसका भी क्या हुआ, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियलाइजेशन की हेल्प से ही हुआ है बेटा, जिसके सब पार्ट्स बने सारे के सारे, वो भी किसका किसका हिस्सा बेटा, इंडस्ट्रियलाइजेशन का। बट रेलवे साइन ऑफ प्रोग्रेस क्यों होता है? क्योंकि जब लोग डिफरेंट रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, तो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्ट्रीब्यूशन में जो हेल्प करती है बेटा, वो कब क्या हेल्प करती है बेटा, आपकी रेलवे करती है। जो वन प्लेस से अनदर प्लेस पर गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो किसकी हेल्प से होता है बेटा, वो रेलवे की हेल्प से होता है। तो रेलवे इज आल्सो साइन ऑफ प्रोग्रेस है बेटा। नेक्स्ट है बेटा कैमरा। अब देखो कैमरा भी है बेटा। अब आधुनिक वर्ल्ड में जब कैमरा आपकी तरफ आ रहा है, तो कैमरे से आप समझ सकते हो कि क्या इकोनॉमी आपकी क्या हो रही है, डेवलप्ड हो रही है। रिसर्च एंड डाटा का महत्व ज्यादा है, आपने रिसर्च एंड डाटा के द्वारा कैमरे का आविष्कार किया है, तो इसके बाद ये न्यू इरा आई है बेटा, जिसमें कैमरे का यूज हो रहा है, तो दैट इज द साइन ऑफ प्रोग्रेस बेटा। मशीन्स है बेटा, मशीन्स भी क्या साइन ऑफ प्रोग्रेस है, जहाँ पे हैंडीक्राफ्ट की जगह अब आपका मास प्रोडक्शन हो रहा है, तो मशीन्स के द्वारा ही तो क्या होता है बेटा, मशीन तो बिल्कुल एक मेन पार्ट होती है ना इंडस्ट्रियलाइजेशन का, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन में आप मास प्रोडक्शन करते हैं, और मास प्रोडक्शन करने में आपका सिर्फ हैंडीक्राफ्ट से काम नहीं चलता, आपको कम समय में ज्यादा प्रोडक्ट का निर्माण करना होता है, तो आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है बेटा, आपको मशीन्स की आवश्यकता पड़ती है। प्रिंटिंग प्रेस बेटा, प्रिंटिंग प्रेस भी देखो वही आपके साइन ऑफ प्रोग्रेस कैसे बेटा, इसका भी तो क्या इन्वेंशन हुआ बेटा। अब प्रिंटिंग ऑफ प्रोग्रेस कैसे बेटा, आपके जो विचार हैं, आपके जो आइडियाज हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए, अपने आइडियाज को शेयर करने के लिए, लार्ज प्रोडक्शन में, मतलब आप जब एक लार्ज स्केल पर अपने आइडियाज को शेयर करना चाहते हो, पहुंचाना चाहते हो, तो उसमें किसकी हेल्प होती है बेटा, प्रिंटिंग प्रेस की। तो इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इज आल्सो ए साइन ऑफ प्रोग्रेस, ये भी क्या होता है, एक साइन ऑफ प्रोग्रेस। या फैक्ट्रीज या मशीनें कहाँ पे, फैक्ट्री में जहाँ पे मास प्रोडक्शन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आपका आ चुका है, तो दैट इज आल्सो द साइन ऑफ प्रोग्रेस है ये बेटा। सी जेंटली पज्ड ऑन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पज? पज का मीनिंग होता है बेटा रेस्ट ऑन समथिंग, किसी चीज पर खड़ा होना या उसके ऊपर रेस्ट करना, तो मतलब रेस्ट का पज का मतलब क्या है, रेस्ट ऑन व्हील। सी जेंटली रेस्टेड ऑन ए व्हील विद विंग्स सिंबलाइजिंग टाइम। तो विंग्स के साथ है बेटा, जो किसको सिंबलाइज कर रहे हैं बेटा, टाइम को सिंबलाइज कर रही है। हर फ्लाइट इज टेकिंग हर इनटू फ्यूचर, और उसकी फ्लाइट है बेटा, जिसको विंग्स लगे हुए हैं, इसको जो एक व्हील है बेटा, तो इसका मतलब वो दिखाया जा रहा है कि वो फ्लाई कर रही है बेटा, कहाँ पे, एक जो आपका प्री पीरियड था बेटा, जो लास्ट का पीरियड था, उससे आगे आप मॉडर्न टाइम में जाने वाले हो, आप फ्यूचर में जाने वाले हो, और जो आपकी फ्यूचर में आपका ये सारी सारी चीजें जो साइन ऑफ प्रोग्रेस आई है बेटा, इन सब का इन्वेंशन हो रहा है बेटा। तो इस तरीके से बेटा वो दिखाया गया है फ्लोटिंग साइन के द्वारा, डॉन ऑफ द सेंचुरी क्या है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन में साइन ऑफ प्रोग्रेस को किस तरीके से दिखाया गया है। The glorification of machines and technology is even more marked in a picture which appeared on the pages of a trade magazine over 100 years ago बेटा। तो ये बताना चाह रहा है कि जो ग्लोरिफिकेशन था मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी का, मोर मार्क्ड किया गया था बेटा पिक्चर्स में, जो कि पेजेस पे थी बेटा, एक ट्रेड मैगजीन। ट्रेड मैगजीन का मतलब एक व्यापार से रिलेटेड जो आपकी मैगजीन्स है, जो कि 100 years ago, 100 साल पहले की बात है। तो ये ग्लोरिफिकेशन सिर्फ पिक्चर के द्वारा नहीं, एक जो ट्रेड मैगजीन थी उसके पेजेस के द्वारा भी दिखाया गया है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है आपका। तो ये था बेटा आपका, कुछ पिक्चर की मदद से हमने आपको बताने की कोशिश की कि साइंस क्या क्या होते हैं, किन किन चीजों में प्रोडक्शन होता है, किन किन चीजों के द्वारा आप बोल सकते प्रोग्रेस हो रही है, और एक न्यू इरा का, एक फ्यूचर की शुरुआत हो रही है, दैट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। नाउ
इट शोज टू मैजिशियंस। अब एक चीज और आती है बेटा, एक पिक्चर और है, टू मैजिशियंस है बेटा यहाँ पे। एक मैजिशियंस आप देखोगे जो कि बैक ऑफ द ईयर बेटा वो आपके पुराने समय की बात होगी, और जो दूसरा मैजिशियंस आप देखोगे तो वो अनदर एरा से आपका बिलोंग करेगा। द वन एंड द टॉप इज अलादीन फ्रॉम द ओरिएंट। ओरिएंट का मतलब बेटा जो लास्ट आपका प्रीवियस ईयर का टाइम, उससे बिल्ट ए ब्यूटीफुल पैलेस बनाया बेटा विद द मैजिक लैम्प की हेल्प से। किसकी हेल्प से बेटा? मैजिक लैम्प की हेल्प से। तो जहां पे मैजिक लैम्प की बात आती है बेटा, तो मैजिक लैम्प में यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आप देख रहे हो कि इसका इम्पैक्ट कम होता है, वहां पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोई लेना देना नहीं होता है बेटा। तो वो मैजिक लैम्प की हेल्प से बनाया गया है कि पहले जो लोग अपनी इमेजिनेशन को दर्शाना चाह रहे हैं, मेन चीज क्या है जो इसको करेक्ट एक्सप्लेन करेगी, बिल्कुल अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेगी, दैट इज इमेजिनेशन बेटा। कि कोई अलादीन का चिराग है और उसके द्वारा उसने पैलेस का निर्माण कर दिया बेटा। लेकिन दैट इज नॉट इन द केस ऑफ साइंस। साइंस में ऐसा नहीं होता बेटा, साइंस में सब चीजों के फैक्ट्स होते हैं और उन सब के रिजल्ट्स आते हैं। तो ये था बेटा एक प्रीवियस ईयर की बात। लेकिन वन एट द बॉटम इज द मॉडर्न मैकेनिक। वो कौन है बेटा? मॉडर्न मैकेनिक। एंड मैकेनिक इज रिलेटेड टू द साइंस विद हु हिज मॉडर्न टूल्स है बेटा वीव से न्यू मैजिक, जो अपने मॉडर्न टूल के साथ नए मैजिक दिखा रहा है बेटा। तो देखो जब किसी चीज का, देखो मैजिक का इशारा क्यों लिया गया है बेटा यहाँ पे? मैजिक का इशारा इसलिए लिया गया है क्योंकि जब भी किसी चीज का नया आविष्कार होता है या न्यू इन्वेंशन होता है, तो स्टार्टिंग में जब वो लोगों को इंट्रोड्यूस की जाती है तो वो एक मैजिक की तरह ही कार्य करती है। अब जैसे सपोज कीजिए, आप तो हमारे लिए मोबाइल फोन से वगैरह ये कॉमन सी थिंग है, लेकिन जब पहली बार मोबाइल फोन बना होगा, जब इससे पहला पिक्चर लिया गया होगा, ये सपोज कीजिए पहली बार जब कोई पिक्चर लिया गया होगा, जब किसी व्यक्ति को सामने खड़ा किया गया है और उसका पिक्चर सेम टू सेम आ जाता है, तो इसका मतलब वो उसके लिए क्या मैजिक ही होता है बेटा। तो रिसर्च एंड डाटा के द्वारा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा जो भी बेटा इन्वेंशन होते हैं तो वो साइंस की तरफ से एक मैजिक होते हैं। तो इसी तरीके से अपने मैजिशियंस को, जो कि एक ओल्ड इरा और न्यू इरा के बारे में बताता है बेटा, तो ये इसके बारे में बताया गया है, जहाँ पे मॉडर्न मैकेनिक जो होता है बेटा मॉडर्न टूल्स के साथ अपना न्यू मैजिक को वीव्स करता है, नए मैजिक का इस्तेमाल करता है बेटा और चीजों को फॉर्मेशन करता है। बिल्ड ब्रिजेस, अब क्या क्या बनाता है बेटा टेक्नोलॉजी के साथ बेटा मैकेनिक? ब्रिज का निर्माण करता है, शिप्स का निर्माण करता है और टावर्स का निर्माण करता है। अब जब ये चीज पहली बार बनी होंगी तो दुनिया के लिए तो क्या बेटा ये मैजिक की तरह ही कार्य करती है। लेकिन मॉडर्न टाइम में यहाँ पे क्या मेन चीज है, मेन थीम क्या है बेटा? वो मेन थीम है, जब पुराने टाइम पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा नहीं थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन जब मॉडर्न एरा आया, जब रिसर्च एंड डाटा हुए, जब नए नए आविष्कार किए गए, तो बिल्ड ब्रिज करना और शिप्स करना, टावर करना, ये आपकी इकोनॉमी की डेवलपमेंट को भी दिखाता है और ये मॉडर्नाइजेशन को भी दिखाता है और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी दिखाता है। तो ये अलग अलग चीजें दिखाता है बेटा। दैट इज नॉट इन द केस ऑफ द अपर पिक्चर। अपर पिक्चर के में केस में ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। एक ये आपका कहाँ पे है, ये आपका नीचे वाले, जहाँ पे बेटा पूरा का पूरा आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ पे कोई मैजिक तो है, पर मैजिक मैं बता रहा हूँ ना बेटा किस तरीके का, जब कोई नई चीज इंट्रोड्यूस की गई विद द फैक्ट्स बेटा, ऐसा नहीं है कि कोई इमेजिनेशन ही की गई है। बिल्ड ब्रिज का होना या शिप्स का होना या टावर्स का होना, दैट इज नॉट इमेजिनेशन, ये इमेजिनेशन नहीं है बेटा। लेकिन जो ऊपर अलादीन के चिराग से किसी पैलेस का निर्माण है, ये एक इमेजिनेशन है, लेकिन वहां पे साइंस का कोई काम नहीं। लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का और इंडस्ट्रियलाइजेशन का सेकंड पिक्चर में बिल्कुल डायरेक्टली रिलेशन है बेटा, जिसमें बिल्ड ब्रिज और शिप्स और टावर्स को दिखाया गया है और हाई राइज बिल्डिंग्स वगैरह को बनाया गया मैकेनिक के द्वारा। तो ये किसका निर्माण करती है बेटा? ये आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इंक्रीज हो गया, रूरल टू द अर्बन चेंजेज हो गए, या फिर आपका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस है बेटा वो स्टार्ट हो गया। तो इसके रिलेटेड है बेटा। आगे देखते हैं। अलादीन इज शोन एज रिप्रेजेंटिंग द ईस्ट एंड द पास्ट। जैसे मैंने आपको बताया था ईस्ट एंड पास्ट के बारे में दिखाता है, जब मैंने आपको बता दिया ईस्ट का मतलब क्या है, जैसे कुछ ऐसे एरिया जो ईस्ट में बिलोंग करते हैं जहाँ पे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आया था, तो वहां पे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कौन आया बेटा? अलादीन आया। लेकिन जहां पे अगर हम वेस्ट की बात करें, मैकेनिक स्टैंड फॉर द वेस्ट के लिए बेटा, मॉडर्निटी के लिए, जहाँ पे मॉडर्नाइजेशन सबसे पहले हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था, जहाँ पे बिल्कुल अलादीन का कोई भी काम नहीं था, वहां पे सारी चीजें साइंस एंड टेक के साथ हो रही थी और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। और क्या हो रहा था? इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। द हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन दिस बिकम सिंपली स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट बेटा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है बिकम सिंपली स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट है बेटा। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है? एक डेवलपमेंट की स्टोरी बेटा, जहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है।
दिस इमेज ऑफर अस ए ट्रिम्फेंट। ट्रिम्फेंट का मतलब होता है थोड़ी चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, उसको बोलते हैं ट्रिम्फेंट अकाउंट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में दिखाया गया बेटा। ये इमेजेस आपको दिखाती है, जैसे नीचे कुछ वर्कर्स आपके कार्य कर रहे हैं, कुछ वर्कर आपके जो काम कर रहे हैं बेटा वो क्या है, ये इमेज आपके दिखाती है मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में बताती है बेटा। आप देखिए विद दिस अकाउंट द मॉडर्न वर्ल्ड इज एसोसिएटेड विद। देखो अब मॉडर्न अकाउंट्स में जब अगर मैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ या मैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करता हूँ, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या क्या होता है बेटा उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले आता है रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड इनोवेशन। आप इसको रिसर्च एंड डाटा भी बोल सकते हो, क्योंकि रिसर्च एंड डाटा होगा, R&D होगा, तभी आपके टेक्नोलॉजिकल चेंजेज आएंगे। टेक्नोलॉजिकल चेंजेज आएंगे तो आपकी नई नई इनोवेशंस होंगी, इनोवेशंस के साथ आपके नए नए आपके आविष्कार होंगे। तो यहाँ से इतना ही ध्यान रखना बेटा आपको, रैपिड बहुत ज्यादा तीव्रता से तेज गति से टेक्नोलॉजिकल चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी आपकी चेंज हो रही है और इनोवेशंस हो रहे हैं, नए नए आविष्कार हो रहे हैं। तो इसी से हम बोल सकते हैं मॉडर्न वर्ल्ड किससे एसोसिएट करता है। नंबर 1 पॉइंट क्या आता है बेटा, रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड इनोवेशन आते हैं। मशीन्स एंड फैक्ट्रीज है बेटा, ये भी किससे रिलेटेड है बेटा आपका, ये भी आपका मॉडर्न वर्ल्ड से रिलेटेड है, जहाँ पे आपकी मशीन्स वगैरह कार्य कर रही हैं और फैक्ट्रीज में फैक्ट्रीज आपकी काउंट ऑन कर रही हैं, वो भी आपकी चल रही है। तो दैट इज मशीन्स एंड फैक्ट्रीज के बारे में बात आती है। रेलवेज एंड स्टीमशिप्स बेटा, देखो वो मैंने पहले भी बताया था आपको, पीछे जो साइंस ऑफ प्रोग्रेस मैंने आपको बताए थे। तो रेलवेज एंड स्टीमशिप्स भी किसको दिखाते हैं बेटा, ये आपके मॉडर्न टाइम को, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो सेकंड स्टेप होता है ना, सर्विस सेक्टर होता है, जो सेकंड स्टेप आता है मॉडर्नाइजेशन के बाद, नेक्स्ट स्टेप होता है जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है बेटा। तो डिस्ट्रीब्यूशन में आपको ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है, तो ये भी आपका मॉडर्न वर्ल्ड को दर्शाता है, दैट इज रेलवेज एंड स्टीमशिप्स के बारे में बात होती है। These images association have now become part of popular imagination। तो ये क्या बन गई बेटा, पॉपुलर इमेजिनेशन का पार्ट बन गया, जिसमें क्या क्या रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज हैं, शिप्स हैं, रेलवेज हैं, फैक्ट्रीज हैं, या इसके अलावा आपकी मशीन्स वगैरह हैं बेटा, तो वो इससे रिलेटेड है। अब देखो अब हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चन अराइज होंगे, जिन क्वेश्चन का हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। अब क्वेश्चन अराइज क्या क्या होंगे उनके आंसर मैं आपको दे भी दूंगा, लेकिन जिसके बारे में हमें चैप्टर के बारे में पढ़ना है बेटा, तो क्वेश्चन अराइज होना एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जब क्वेश्चन अराइज होंगे तभी आप उनका आंसर ढूंढ पाएंगे, और इन क्वेश्चंस के अंदर ही बेटा आपकी टेक्नोलॉजी छिपी हुई है, जिसको आपको समझने का प्रयास करना है। देखिए, डू नॉट सी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एज ए टाइम ऑफ प्रोग्रेस एंड मॉडर्निटी। बिल्कुल सही बात है कि जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है बेटा, ये टाइम क्या है बेटा, प्रोग्रेस का टाइम और किसका टाइम है, मॉडर्निटी का टाइम है। Do you not think that the separate of railways and factories, जब separate of railways का या factories का हो रहा है, and construction of high rise building, this is a sign of development बेटा। बिल्कुल सही बात है, जब फैक्ट्रीज आती हैं या रेलवेज आती हैं या कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई राइज बिल्डिंग्स हो रहा है बेटा, या ब्रिजेस आ रहे हैं बेटा, तो ये क्या होती है, साइंस ऑफ सोसाइटी की डेवलपमेंट होती है। मैंने पीछे भी पढ़ाया था, साइन ऑफ प्रोग्रेस में बताया था बेटा, जैसे कैमरा वगैरह था, या आपका जैसे रेलवेज वगैरह हैं, या आपकी न्यू मशीन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जिससे सुधर रहा है बेटा, तो सब क्या है बेटा, साइन ऑफ सोसाइटी की डेवलपमेंट के ही होते हैं। हैव यू दीज इमेज डेवलप्ड एंड हाउ डू वी रिलेट टू दिस आइडिया, हम इन आइडिया सारे आइडिया से किस तरीके से रिलेट करते हैं, रिलेट तो देखो करते हैं ना, क्योंकि जैसे डेवलपमेंट होता है बेटा, रिसर्च एंड डाटा भी किसके द्वारा, ह्यूमन रिसोर्स के द्वारा किया जाता है। मशीन्स वगैरह को ऑपरेट करने का भी काम कौन करता है, हम ही करते हैं। तो रिसर्च एंड डाटा भी किसके द्वारा, ह्यूमन रिसोर्स के द्वारा किया जाता है, जब नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार होता है बेटा। तो इन इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑलवेज बेस्ड ऑन रैपिड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बेटा, तो सही बात है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन में मशीन्स आ जाती है बेटा, और मशीन्स किसके ऊपर कार्य करती है बेटा, टेक्नोलॉजी के ऊपर कार्य करती हैं। और जो मशीन्स में मॉडिफिकेशन होगा बेटा, तो रैपिड टेक्नोलॉजिकल जब डेवलपमेंट होगा तो मशीन में भी क्या आएगा बेटा, डेवलपमेंट आएगा, नई मशीनों का आविष्कार होगा और मास प्रोडक्शन होगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो रैपिड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है बेटा, उसके ऊपर क्या बेस करता है बेटा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बेस करता है। अगर आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रैपिड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करने पड़ेंगे, और टेक्नोलॉजी ही डेवलपमेंट क्या लेकर आएगी आपके देश में, इंडस्ट्रियलाइजेशन लेकर आएगी। कैन वी टुडे कंटिन्यू टू ग्लोरीफाई कंटिन्यूअस मैकेनाइजेशन ऑफ वर्क, हम क्या ग्लोरीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कंटिन्यूअस मैकेनाइजेशन हो रहा है बेटा सारे वर्क का। मैकेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अब यहाँ पे जो हमारा हैंड वर्क था, जो या हमारे हैंडीक्राफ्ट वगैरह थे, अब वो शिफ्ट हो गए हैं बेटा, किसके ऊपर शिफ्ट हो गए बेटा, वो मशीन वगैरह के ऊपर शिफ्ट हो गए हैं।
इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन पीपल लाइफ बेटा। अब देखो इसके बारे में मैंने आंसर आपको पहले भी दिया था। इंडस्ट्रियलाइजेशन का पीपल की लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? बिल्कुल इफेक्ट पड़ता है बेटा। आपकी जो लाइफ है रूरल से आप अर्बन की तरफ चेंज हो जाती है। लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है बेटा वो क्या हो जाता है? वो इंक्रीज हो जाता है। उनकी पर कैपिटा इनकम क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। पर कैपिटा इनकम के साथ जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का बेटा लोगों की लाइफ के ऊपर क्या पड़ता है? इफेक्ट जरूर पड़ता है। To answer such question, we need to turn to the history of the industrialization को हमें देखना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। हमें किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा बेटा? हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में। इन दिस चैप्टर वी लुक एट दिस हिस्ट्री बाय फोकसिंग फर्स्ट ऑन ब्रिटेन। जैसा कि मैंने आपको बताया था बेटा, सबसे पहले अगर कहीं पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात आती है तो कौन सी कंट्री बेटा? ब्रिटेन ही कंट्री है जहाँ पे आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था, जहाँ पे मॉडर्नाइजेशन हुआ था। और उसी के बाद बेटा ये ग्लोबली फैला, उसके बाद ही पूरे विश्व में क्या हुआ था? इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। So in this chapter, we look at the history by focusing first on Britain, the first industrial nation, जो कि हमारा क्या था बेटा? फर्स्ट इंडस्ट्रियल नेशन था बेटा, उसकी तरफ ध्यान देंगे। Then we look at India, where the pattern of industrial changes was conditioned by rule, colonial rule। अब देखो जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था बेटा, तो इसको किसने कंट्रोल किया था? कॉलोनियल रूल ने कंट्रोल किया था। ये हम जैसे लास्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल जो जाते थे बेटा उनका क्या होता था? एक्सपोर्ट होता था। और वहां से इंडस्ट्रियलाइजेशन से कपड़े बनते थे और हमारे देश में आते थे, तो उनका इफेक्ट पड़ा बेटा। उन्होंने ही क्या किया था बेटा? इसको कंट्रोल किया था। जो कि हमारी कंडीशन थी कॉलोनियल रूल्स में बेटा, वो कंडीशन किसके द्वारा चेंज की गई थी बेटा? हमारी हमारी ब्रिटेन के द्वारा चेंज की गई थी। तो द पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज, जो हमारा पैटर्न था इंडस्ट्रियल चेंज का बेटा, वो किसके द्वारा कंडीशन किया गया था? किसके द्वारा चैलेंज किया गया था? किसके द्वारा चेंज किया गया था? दैट इज कॉलोनियल रूल के द्वारा चेंज किया गया था। तो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के इंट्रोडक्शन में आज के लिए इतना ही बेटा। तो अब आगे हम ये था फर्स्ट चैप्टर के आपके इंट्रोडक्शन कि इसमें मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, कहाँ पे पहले आया था, इसमें मॉडर्न इक्विपमेंट क्या होते हैं, व्हाट आर द साइंस ऑफ प्रोग्रेस क्या होते हैं, रेलवे कैसे साइन ऑफ प्रोग्रेस है, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करना पड़ता है। तो इन सब चीजों के बारे में हमने पढ़ा। अब जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी बेटा, उसमें हम पढ़ेंगे बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले व्हाट वर द कंडीशंस ऑफ कंट्रीज में किस तरीके से सारा प्रोडक्शन होता था। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले बेटा आपकी इकोनॉमी किन चीजों पर डिपेंड करती थी और आपकी इकोनॉमी कैसी होती थी, और इन चीजों का लोगों की रूरल लाइफ के ऊपर या अर्बन लाइफ के ऊपर कैसे इम्पैक्ट पड़ता था। ये हम पढ़ेंगे बेटा आपकी नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इंट्रोडक्शन में इतना ही बेटा। तो थैंक यू वेरी मच टू अटेंड दिस सेशन। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी। नहीं तो आपकी अगली जो वीडियो होगी बेटा, उसमें हम एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले के बारे में पढ़ना चाहेंगे, और उसके बाद इस चैप्टर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ था, किस तरीके से आया और किस तरीके से ग्लोबली फैला, और दूसरे देशों ने भी मॉडर्नाइजेशन को अपनाया और अपनी इकोनॉमी में लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को इंक्रीज किया। So thank you very much to attend this session. Have a nice day.